कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में दो पार्ट आते हैं, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। दोनों पार्ट आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है एज ए मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। जो आपका पोर्शन आपका टोटल इसका जो मार्क्स है टीकेटी का वो अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का दोनों यूनिट से आ जाता है। ओके, इम्पोर्टेंट है और प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, एक तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक बुक आती है, ठीक है, वो पूरा देखिए, समझिएगा कि पूरी बुक आपके साथ में एक सेमेस्टर में आ गई है। तो टफ तो है अंडरस्टैंड समझना, लेकिन हम हैं आपके साथ में और आप हैं मेरे साथ में, तो वी कुड कनेक्ट टू ईच अदर और हम इसको समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर r थीटा में दिखाएं तो अगर मान लीजिए r थीटा की जगह नहीं x और y की जगह रियल एक्सिस को x बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस को y बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है x प्लस i y होता है, मतलब कि x हमने यहाँ पे लिखा और y हमने, तो ये पॉइंट जो है वो x प्लस i y होगा। ओके, तो अगर ये देखें ये लाइन है और अगर ये एंगल थीटा लेते हैं हम, तो x को मानते हैं r cos थीटा, x को लेते हैं r cos थीटा एंड y को लेते हैं r इज द डिस्टेंस, ये अगर पोलर फॉर्म में देखें तो, ठीक है, और y होता है r sin थीटा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया? r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसीलिए अगर हम देखें तो इसको हम i भी लिखते हैं, z को r e i थीटा भी लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल का ये होता है फंक्शन। ओके, z का बार मतलब कि z का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होता है? i आपको पता होना चाहिए अंडर रूट माइनस 1 होता है, ठीक है, तो i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस i। ओके, x माइनस i का z प्लस z बार, अगर इन दोनों को जोड़ दें हम तो 2x होगा। तो आप ध्यान दें, तो x इज इक्वल टू क्या है? z प्लस z बार अपॉन 2, मतलब कह सकते हैं x है क्या? रियल पार्ट ऑफ z। भाई z का रियल पार्ट क्या है? ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इन दोनों को मतलब कि ये आपका फॉर्मूला आ गया कि रियल पार्ट निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जोड़ करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके, नाउ अगर इन दोनों को घटा दें, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस ये कैंसिल और ये 2i y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z माइनस z बार अपॉन 2i, ठीक है, तो ये आ गया आपका। अगर आपको ध्यान हो तो इसी से फॉर्मूला आता है z इज इक्वल टू क्या होता है? अगर पोलर फॉर्म में देखें तो e i थीटा और इसमें देखें e माइनस i थीटा अपॉन 2, ठीक है, और r को अगर 1 ले लें, मतलब कि सर्किल ऐसा ले लें जो यूनिट है, तो देखिए फॉर्मूला आपका बन नहीं गया। ये किसका है? x r को 1 मत लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर चलो 1 नहीं लेते हैं, x होता क्या है? r cos थीटा, अगर कैंसिल तो cos थीटा की वैल्यू ये यहाँ से आती है। गॉट इट? अब अगर आपसे कोई पूछे कि cos थीटा e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 क्यों होता है, तो यू कुड गिव द आंसर। ओके, सिमिलरली अगर इसको लिख दें r e i थीटा माइनस r e i माइनस थीटा अपॉन 2i, ठीक, r कॉमन लिया, e i थीटा माइनस e i थीटा अपॉन 2i, और y को क्या माना था आपने? r sin थीटा, r आ गया कट, तो देखिए sin थीटा की वैल्यू ये आती है ना। ये आपके कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन है। ओके, पोलर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं ना। इसको सर्किल की इक्वेशन कहते हैं जिसका हम यूज करेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स में। कैसे ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ध्यान दीजिएगा। ये साइन मॉड z मतलब होता क्या है? मॉडुलस, मॉडुलस मतलब कि डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस मतलब अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस, अगर ये z का z मतलब क्या है? x प्लस i y है, x प्लस i y,
नॉट प्लस इस टाइप का, इसको कह रहे हैं आर, रेडियस, इसको कह रहे हैं रेडियस। तो अगर सेंटर, और ए को बोलते हैं सेंटर, अगर किसी पॉइंट का सेंटर से, किसी पॉइंट मतलब सर्किल पे कोई पॉइंट z, उसका सेंटर से डिस्टेंस अगर r के बराबर, तो इक्वेशन किसकी मिलेगी? सर्किल की मिलेगी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आपसे कहा जाए कि a सेंटर है, तो ये इक्वेशन कैसी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट a, रेडियस इज r। ओके, गॉट इट? तो अगर आपसे कहा जाए z माइनस 2 प्लस 3i बराबर 3, तो इसमें इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपकी रेडियस है, तो स्क्वायर कर दिए 9 आ जाएगा। गॉट इट? ओके, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को समझने के बाद में अब हम आते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने आपको बताया वो क्या है? z इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसका फंक्शन मतलब f, इसको बोल दिया हमने दिस इज w। ठीक है, दिस इज w। भाई फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या दिया गया ना, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा u प्लस ib होगा। u जो है वो फंक्शन होगा x y का, और v भी। अब बस हम लोग एंट्री कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो अगर हमने कहा कि w इज इक्वल्स टू जो है वो आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक हमने कह दिया कि w इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, w इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो z स्क्वायर मतलब क्या हो गया? x प्लस i पाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे, ib का होल स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, ये करोगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2ixy। अब अगर इसको कंपेयर करो u प्लस iv से, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और v की वैल्यू हो जाएगी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2xy। ओके, तो ये है आपका गेम। तो मतलब कि ये आपका हो गया कि ये हमारा होता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है? अब हम लोग फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ आपका इस fz पे हम लोग फोकस करेंगे कि ये जो fz है, अब हम लोग भूल जाएंगे क्या, z को याद रखेंगे, लेकिन हम fz पे वर्क करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ fz, differentiability of fz, about the reason r, about the reason r। about the reason मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट के नेबरहुड, जैसे कि मान लीजिए रियल लाइन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो लाइन पर अगर हमने कोई लाइन पे पॉइंट ले लिया रियल नंबर, तो हमने कहा इसके नेबरहुड मतलब क्या होता है? a नॉट में से कुछ घटा दो और a नॉट में कुछ जोड़ दो। x संख्या, x बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो a नॉट के आसपास अगर हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट की, तो हम लोग कहेंगे जो पॉइंट का नेचर a नॉट पे हो, वही a नॉट के थोड़ा लेफ्ट साइड हो और वही a नॉट के थोड़ा राइट साइड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ fz एट, तो इसको हम लिखेंगे डेफिनेशन। ओके, तो हम लोग आ गए किस पे? वेरिएबल, जो हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z दिया है उसके फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप बड़े उससे यूजर फ्रेंडली हो उस टॉपिक से, इंटरमीडिएट में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, कोई कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोडेक्स इज द राइट एग्जांपल। ओके, तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी implies the continuity, but continuity not exactly implies the differentiability. ओके, तो कंटिन्यूटी में आते हैं
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहाँ पे रियल नंबर था। तो आपको ध्यान हो तो हम लोग f डैश x निकालते थे, है ना, और कहते थे कि अगर इसकी x नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी ये वैल्यू होगी, अगर ध्यान हो आपको तो। और फिर हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते थे f x की, अगर 0 प्लस है तो हम लोग इसको कहते थे ये क्या है, 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 प्लस h और 0 माइनस h, अगर a पे निकालना है तो a प्लस h और a माइनस h, ओके। और x तो हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस h और a माइनस दोनों अगर इक्वल हैं तो ये f a के बराबर होगी, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वही सब कुछ यहाँ भी, बट यहाँ परिवर्तन क्या आ गया कि यहाँ पे हम लोग x एक रियल नंबर लेते थे, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं z की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि हमको पता है x प्लस i y होता है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एफ जेड, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी। अ सिंगल वैल्यूड एफ जेड, सिंगल वैल्यूड मतलब क्या होता है कि z को आप एक मान दीजिए तो एक मान आए, जैसे कि रूट z, ये मल्टीपल वैल्यू है। कैसे भाई, अगर -2, अगर आप देखो ध्यान दो तो z अंडर रूट है, ठीक है, अगर देखो तुम ध्यान दो तो एक 4 जो होता है 4 का स्क्वायर रूट करो तो प्लस माइनस 2 होता है, तो प्लस 2 से भी 4 आता है, माइनस 2 से भी 4 आता है, तो ये मल्टीपल वैल्यू है। बात समझ आइए, तो यहाँ मल्टीपल वैल्यू को कंसीडर नहीं करा जाएगा, यहाँ पे सिंगल वैल्यू को कंसीडर, क्योंकि यहाँ पे देखो तो रूट के साथ में प्लस माइनस आ जाता है ना, तो ये मल्टीपल वैल्यू हो गया, एक मान देने में 2 मान आएंगे, 4 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 2, तो ये मल्टीपल वैल्यू है, गॉट इट। अब हम लोग मल्टीपल वैल्यू की इसमें नहीं बात करेंगे, सिंगल वैल्यू की बात करेंगे। तो कोई सिंगल वैल्यू f z is said to be continuous at z is equal to z naught when z naught exist हो और exist हो तो उसके बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप लोग ये कह सकते हो z naught plus h और f z naught plus h, f z naught minus h की वैल्यू सेम हो रही होगी, जैसे आप उसमें क्या था वैसे, कोई टेंशन नहीं, ओके। बस अब आता है डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड का भी फॉर्मूला डेरिवेटिव का वही है, आपको उसमें ध्यान, तो क्या करते थे f अगर a पे देखना है, x पे देखना है तो x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h होता है, याद है, ये f डैश x होता है। तो सेम फॉर्मूला तो ये भी है, यहाँ पे ये h की जगह डेल्टा z कर दिया गया, क्यों, यहाँ पे h वहां पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे एंट्री थी, लेकिन डेल्टा z आपका क्या है, डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, गॉट इट। वहां पे h x में इंक्रीमेंट था, यहाँ पे z में इंक्रीमेंट करा गया है, तो z में इंक्रीमेंट तो z के टाइप का ही होगा, और z क्या है x प्लस i y, जब z x प्लस i y है तो डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, गॉट इट। ये आपका आ गया डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये कंटिन्यूटी है और ये डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। अब आता है आपका एक इंटरेस्टिंग फंक्शन, इसके बारे में हमने आपको सॉल्यूशन सीरीज में थोड़ा सा टच दिया था, ठीक है, लेकिन उतने टच से कुछ नहीं होने वाला। एनालिटिक फंक्शन को बिल्कुल क्लियरली समझिए, ठीक है। कोई फंक्शन ऐसा जो किसी पॉइंट पे या उसके नेबरहुड मींस उसके पड़ोसी पॉइंट, उसके आसपास, अब पड़ोसी ऐसे हम अपने आपका पड़ोसी आपको कहेंगे, हम आपका पड़ोसी उनको नहीं कहेंगे या फिर उनको नहीं कहेंगे, तो पड़ोसी बिल्कुल कैसा होता है, अगर z पॉइंट है तो z प्लस h और z माइनस h, z नॉट अगर कोई पॉइंट है तो उसके बहुत समीप उसे पड़ोसी कहते हैं, ओके। तो वो अपने पे और अपने पड़ोसी पॉइंट्स पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पे एनालिटिक बोलेंगे, और अगर कुछ पॉइंट को छोड़ के सब पे डिफरेंशिएबल है, कुछ फाइनाइट संख्या में पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं हो रहा है या उसकी ब्रेक हो रही है एनालिटिसिटी, तो हम लोग कहेंगे वो पॉइंट्स हमारे सिंगुलरिटीज हैं या फिर सिंगुलर पॉइंट हैं। हमने एग्जांपल दिया है e की पावर x को कहा है कि x बराबर 0 पे या फिर x बराबर हर पॉइंट पे, ये आपका एनालिटिक है। अगर आप ध्यान दें तो इसका यही तो एक्सप्रेशन होता है, तो आप देखिए